लास्ट क्लास जहां पर फिनिश की थी ना, वो था हेंस लॉ, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बात करी थी। हेंस लॉ जो था वो बताया था, जिसमें ये कहा था कि एंथैल्पी चेंजेस जो है या चेंज इन हीट जो था वो क्या रहता है, कांस्टेंट। कोई भी प्रोसेस, कोई भी केमिकल चेंजेस जो था किसी भी मेथड से किसी भी कितने ही स्टेप में कराया जाए, लेकिन टोटल चेंजेस जो था वो क्या रहता है, सेम जो था वो रहता है। इसी बात को बेस बनाकर कई तरह के कैलकुलेशन जो था किए जाते हैं। चाहे आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शंस के बारे में आपने बात करी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करी, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एनर्जी की बात करी, या अलग अलग बहुत सारे नाम लिए थे आपने। इन सब का कैलकुलेशन जब किया जाता है तो वो किसके बेसिस पर, हेंस लॉ के बेसिस पर जो था वो किया जाता है। लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, एप्लीकेशंस ऑफ हेंस लॉ, हेंस नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेंस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ हेंस लॉ, हेंस नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेंस लॉ, हेंस नियम के अनुप्रयोग। मैंने कहा जितनी तरह की एनर्जीज आपको बताएं, जितनी तरह के चेंज इन रिएक्शंस पर बात करी, चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शंस पर बात करी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस पर जो था बात करी, जो कुछ भी आपने पढ़ा वो सारों को अगर कैलकुलेट करना है तो किसकी हेल्प से, हेंस लॉ। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हेंस लॉ, हेंस लॉ इज यूज्ड फॉर, हेंस लॉ इज यूज्ड फॉर, हेंस लॉ इज यूज्ड फॉर, हेंस लॉ इज यूज्ड फॉर determination of heat of combustion, heat of combustion। हिंदी में फर्स्ट पॉइंट, दहन ऊष्मा ज्ञात करने में, दहन ऊष्मा ज्ञात करने में, दहन ऊष्मा ज्ञात करने में। सेकंड पॉइंट, टू डिटरमाइन द हीट ऑफ फ्यूजन, गलन ऊष्मा ज्ञात करने में। सेकंड पॉइंट, टू डिटरमाइन द हीट ऑफ फ्यूजन, हिंदी में गलन ऊष्मा ज्ञात करने में, गलन ऊष्मा ज्ञात करने में। नेक्स्ट पॉइंट, टू डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण की ऊष्मा ज्ञात करने में, उदासीनीकरण की ऊष्मा ज्ञात करने में। नेक्स्ट, पहला क्या लिखा था, नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द हीट ऑफ फॉर्मेशन, टू डिटरमाइन द हीट ऑफ फॉर्मेशन, टू डिटरमाइन द हीट ऑफ फॉर्मेशन, टू डिटरमाइन द हीट ऑफ फॉर्मेशन। संभवन ऊष्मा ज्ञात करने में, संभवन ऊष्मा ज्ञात करने में, संभवन ऊष्मा ज्ञात करने में। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द हीट ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमण एंथैल्पी ज्ञात करने में, संक्रमण एंथैल्पी ज्ञात करने में, संक्रमण एंथैल्पी ज्ञात करने में, संक्रमण एंथैल्पी ज्ञात करने में। यह था। कोई भी आपसे मैंने कहा और भी जो नहीं बोल पाया हूं यहाँ पर, और जो आपने लिखा हो, जितनी भी हीट ऑफ रिएक्शंस थे उन सब के बारे में जो था वो कैलकुलेशन बात जो था वो की जा सकती है। किस तरह से कैलकुलेशन, अगर इस पे न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कोई इक्वेशन आपको दी जाती है और उसकी हेल्प से कुछ भी कैलकुलेट करने को कहा जाए, तो सबसे पहले आपको एक बेसिक इक्वेशन जो था वो रिक्वायर्ड रहती है। एक आपको बेसिक इक्वेशन बनाना पड़ती है, एक रासायनिक समीकरण आपको बनाना पड़ता है जो आपको कैलकुलेशन करना है उसके बारे में। जैसे उसने कहा हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, तो जिस मॉलिक्यूल की हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है उस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की रिएक्शन जो था वो आपको आना चाहिए। उसने कहा हीट ऑफ कंबंशन, दहन ऊष्मा ज्ञात करो। इट मींस आपको वो जिस कंपाउंड का हीट ऑफ कंबंशन पता करना है, आपको दहन
दहन ऊष्मा ज्ञात करना है, उसका कंबंशन की रिएक्शन जो था वो आपको पता होना चाहिए, O2 के साथ रिएक्शन। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व करने को कहा जाए, उसका एक बेसिक फार्मूला स्टार्टिंग ये रहती है कि आपको जो भी कैलकुलेट करने को कहा गया, आपको उसकी एक बेसिक इक्वेशन बनाना आना चाहिए। इसके बाद कुछ इक्वेशंस वो देगा, कुछ समीकरण वो देगा, उन इक्वेशन में आप कुछ भी करो, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व करो, प्लस करो, माइनस करो, जैसे आप मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सरल रेखा के समीकरण जो था वो सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग जो भी रहता है उसमें x y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो अप्रोच आप यूज करते थे 10th के अंदर, बिल्कुल सेम वही अप्रोच जो था इसको सॉल्व करने में, कि जो इक्वेशन वो दे ना, उस इक्वेशन पे आप मैथमेटिकली कुछ भी यूज करें, इनटू, डिवाइड, प्लस, माइनस, जो करना हो वो करें, लेकिन जो आपको इक्वेशन आपने बनाई है, जो बेसिक इक्वेशन बनाई है, उनको जोड़कर, घटाकर, गुणा करके, भाग करके आप उस बेसिक इक्वेशन तक जो था वो पहुंचना रहता है। और जो कह रहा हूं उसको कोई एक आध एग्जांपल लेकर समझते हैं, क्या लिखिएगा। डिटरमाइन द हीट ऑफ फॉर्मेशन, determine the heat of formation, determine the heat of formation, determine the heat of formation, determine the heat of formation of methane, determine the heat of formation, determine the heat, determine the heat of methane, of methane with help of following data, 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 with help of following data। हिंदी में लिखिएगा, निम्न समीकरण की सहायता, निम्न समीकरण की सहायता, निम्न समीकरण की सहायता, निम्न समीकरण की सहायता से मेथेन की संभवन ऊष्मा ज्ञात करो, निम्न समीकरण की सहायता से मेथेन की संभवन ऊष्मा ज्ञात करो, निम्न समीकरण की सहायता से मेथेन की संभवन ऊष्मा ज्ञात करो, मेथेन की संभवन ऊष्मा ज्ञात करो। जो इक्वेशन उन्होंने दी गई है वो नोट कर लें, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। एक आपको गिवन क्वेश्चन के अंदर है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथेन, हमें मेथेन की संभवन ऊष्मा जो था वो ज्ञात करना है। तो मैंने आपसे क्या कहा, कोई भी डाटा आपको दिया जाए, वो डाटा का कैसा यूज करना है ये इस बात से डिसाइड होगा कि वो जो आपको कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट क्या करना है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथेन। हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब आपको पता हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब आपको पता है कि मेथेन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। आपको उसकी एक बेसिक इक्वेशन जो था वो बनाना पड़ेगी। मेथेन कैसे बनता होगा, अगर सॉल्व करूं तो हम मेथेन कैसे बनता होगा, C प्लस H2 कार्बन की हाइड्रोजन से रिएक्ट करें, मेथेन का फार्मूला CH4, 4 हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए कितने मॉलिक्यूल्स, 5 मॉलिक्यूल्स, क्या बन जाएगा CH4, यह बना CH4। इसमें आपको पता करना है हीट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन हीट, कुछ भी कह लें, ये डेल्टा H आपको पता करना है इस इक्वेशन के लिए। और ये इक्वेशन आपको किसके, तो ये एक बेसिक इक्वेशन हमने बना ली कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथेन का मतलब क्या है। मेथेन की संभवन का मतलब है कि कार्बन को 2 हाइड्रोजन से जब रिएक्ट करेंगे तब जाकर मेथेन जो था वो फॉर्म होगा। ये इक्वेशन हमको बना ली। अगर वो कुछ और कहता फॉर्मेशन तो वो बनाना होता, जैसे वो कहता कार्बन डाइऑक्साइड तो हम बनाते C+O2 टेंड्स टू CO2 और डेल्टा H इसमें जो था वो पता करते। तो वही मैंने कहा, वो बेसिक इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो था वो बना पाए। तो हमें क्या बनाना था, मेथेन किस इक्वेशन से बनेगा, वो इक्वेशन जो था वो हमने
फॉर्म करी C+2H2 CH2। अब हेल्प कितने की लेना है, जो गिवन है दिया गया है, ये 3 इक्वेशन। इन 3 इक्वेशन का एक काम करता हूं, नंबर दे देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और ये इक्वेशन थर्ड। आप इन 3 इक्वेशन का, ये 3 जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन का जैसा चाहे वैसा यूज करें, इंटू करें, डिवाइड करें, प्लस करें, माइनस करें, बिल्कुल उसको कैसा एक्ट करें, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह, जैसे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 10th में जो इक्वेशन आपने सॉल्व करे, बिल्कुल उसी तरह से इक्वेशन जो था वो सॉल्व करें। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट है कार्बन, सिंगल कार्बन, 2 हाइड्रोजन चाहिए आपको, 2s2 चाहिए और फिर क्या बन जाए, मेथेन। कहां पर, राइट हैंड साइड पर। अब आप ये देखो कि कार्बन आपको कहां से मिल रहा है इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन से। क्या ये O2 चाहिए आपको, नहीं, बस यहां से हमें क्या मिलेगा, कार्बन। ये CO2 चाहिए, नहीं चाहिए, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन से केवल क्या चाहिए, कार्बन। फिर क्या चाहिए आपको, 2s2, ये कहां से मिलेगा, सेकेंड से। ये O2 चाहिए आपको, नहीं, ये 2s2 चाहिए, नहीं। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस। प्लस तो हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को प्लस कर दें। तो ये हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जो था वो क्या कर दिया, प्लस। ये था C, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बिल्कुल जैसे सॉल्व करते हैं। C+O2 टेंड्स टू CO2 डेल्टा H इक्वल टू -97,000 कैलोरी। ये था सेकंड इक्वेशन, क्या थी, 2H2O2 ट्वाइस H2O डेल्टा H इक्वल टू -136। ये था, क्या कर दें इनको, प्लस। जो चेंजेस आप इक्वेशन में करेंगे वही जो मैथमेटिकल न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसमें भी वही काम करेंगे। अगर इधर प्लस किया तो वहां पर भी, और बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह प्लस कर दें। C कार्बन 2s2 प्लस 2s2, ये कितना O2 है, 1। आगे देखते हैं नंबर, है ना, 1O2, यह भी 1O2, तो कितना हो जाएगा, 2O2। हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी, हेंस टू CO2 प्लस 2H2O, यह था डेल्टा H, क्या किया, प्लस। तो इन दोनों को भी क्या कर दें, प्लस। क्या हो जाएगा, 0 0 0, कितना, 13, 1 12 और क्या था, 6 12 13, 1 9 और 3 12 और 1 13, यही था। कितना, क्या साइन आएगा, अच्छा ये सॉरी, क्या था, 0 0 0 7 13 1 12 1 13 1 2 -233 000 कैलोरी, ये था। अब आपको तो क्या चाहिए, आपको चाहिए C+2H2 और CH4, तो हमें मिल गया C+2H2, लेकिन अननेसेसरी यहाँ पर क्या आ गया, 2O2, ये हटाना पड़ेगा। हमको क्या नहीं चाहिए, CO2, H2O, इसको भी हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए इक्वेशन थर्ड को क्या कर दें, माइनस कर दें। ये लिखा CH4 प्लस 2O2 हेंस टू CO2 प्लस 2H2O डेल्टा H इक्वल टू 2 1 2 माइनस है। क्या किया आपने, माइनस। माइनस करने पे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब ये +2O2 है, ये -2O2 कैंसिल हो जाएगा। CO2 1 CO2 माइनस, ये भी कैंसिल। यहाँ पर 2H2, ये कैंसिल, क्या बचा, C प्लस ये 2H2, ये माइनस है, साइड चेंज होगा तो क्या बन जाएगा, आपको राइट हैंड साइड पे ही चाहिए, ये माइनस था, साइड चेंज किया, क्या बन गया, CH4। यहाँ पर जो इनके रहा प्लस माइनस माइनस 21,000 कैलोरी, साइन क्या आएगा, माइनस, या
क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन, calculate the heat of formation, calculate the heat of formation, heat of formation, calculate the heat of formation of carbon disulfide, of carbon disulfide, calculate the heat of formation, heat of formation of carbon disulfide, of carbon disulfide, of carbon disulfide, carbon disulfide formula भी लिख लेना ब्रैकेट में, of carbon disulfide with help of following, with help of following data, with help of following data, with help of following data। अब क्या बनाना है आपको, कार्बन डाइसल्फाइड। तो एक इक्वेशन आप बनाइए, सल्फर कार्बन तो होता है, सल्फर H2 नहीं होता, ध्यान रखें, सॉलिड स्टेट में मिलता है सल्फर, है ना, और सल्फर जब सॉलिड स्टेट में मिलता है तो नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, एस फॉर्म में ही मिलता है। तो आपको दो चाहिए तो पड़े C+2 टेंड्स टू, ये इक्वेशन जो तो जो करें इक्वेशन क्या बनेगी, C+2S टेंड्स टू CS2। हिंदी में लिखें, निम्न निम्न आंकड़ों की सहायता, निम्न आंकड़ों की सहायता, निम्न आंकड़ों की सहायता, निम्न आंकड़ों की सहायता से कार्बन डाइसल्फाइड, निम्न आंकड़ों की सहायता से कार्बन डाइसल्फाइड, सॉरी, देखा, निम्न आंकड़ों की सहायता, निम्न आंकड़ों की सहायता, निम्न आंकड़ों की सहायता से कार्बन डाइसल्फाइड, निम्न आंकड़ों की सहायता से कार्बन डाइसल्फाइड की संभवन ऊष्मा ज्ञात करो, निम्न आंकड़ों की सहायता से कार्बन डाइसल्फाइड की संभवन ऊष्मा ज्ञात करो। बेसिक इक्वेशन बना ली, क्या बना, C+2S, H2 क्यों नहीं लिखा, समझ में आया, क्योंकि सॉलिड स्टेट में और किस फॉर्म में मिलता है, सल्फर, एटॉमिक फॉर्म में मिलता है सल्फर। तो क्या इक्वेशन बनती है, C+2S टेंड्स टू CS2। इसमें आपको डेल्टा H पता करना है, हेल्प लेना है इन तीन की, नंबर दे दें, क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस करेंगे, हमें C चाहिए, +2H चाहिए, लेकिन सेकंड में देखो क्या है, अकेला S, आपको क्या चाहिए, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन सेकंड के अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इनटू कर दें, तो जब इनटू करेंगे तो पूरी इक्वेशन में करेंगे, इस नंबर में भी होगा इनटू, है ना, कर। क्या करना है, कार्बन इक्वेशन फर्स्ट यूज करें, फिर 2H चाहिए तो इक्वेशन सेकंड में 2 का इनटू करें, ये था। तो इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इसमें कितने का इनटू करें, 2 का, तो क्या है, C+O2 CO2 डेल्टा H इक्वल टू 96900 कैलोरी, फिर है S2 सॉरी, क्या करें 2 का, तो ये हो जाएगा 2S, फिर हो जाएगा 2O2, फिर हो जाएगा ट्वाइस SO2 डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 0 0, यही था, 2 4 हो जाएगा, 4 8 2, यही था, -28400, ऐसे ही करा, 2 का इनटू कर दिया, 0 0 0 4 8 2, ये क्या हो जाएगा, C+2S, ये 1O2 है और ये 2O2, तो क्या हो जाएगा, 3O2 टेंड्स टू CO2 प्लस ट्वाइस SO2
डेल्टा एच प्लस कर लें कितना 0 0 9 0 8 ये था ना, और ये कितना है 3, साइन क्या आ जाएगा माइनस, ये था। अब आपको क्या चाहिए था C प्लस 2S, ये मिल गया। 3O2 नहीं चाहिए, यहां से इसको माइनस कर दें। इक्वेशन C H2 3O2 CO2 ट्वाइस SO2 डेल्टा H 2 6 5 ट्रिपल 0, ये क्या था माइनस कैलोरी। अब माइनस किया है तो साइन क्या कर दे चेंज, ये माइनस माइनस माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो ये 3O2 प्लस कैंसिल, ये बचा C प्लस 2S, ये साइन चेंज रहेगा नेगेटिव है, साइड चेंज होगा तो पॉजिटिव CH2, बस ये था डेल्टा H इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, ये कितना 9, ये 9 आ जाएगा, ये कितना 5 1 माइनस, ये आ रहा था। तो मेन प्रॉब्लम इक्वेशन में नहीं है, मेन प्रॉब्लम है इसमें कि आप ये जो बेसिक इक्वेशन बनाना है वो बेसिक इक्वेशन आप प्रॉपरली बना पाते हैं या नहीं बना पाते। मेन जो था वो है कि आप वो जो बना पाएंगे इक्वेशन, उसी से जो था वो कैलकुलेशन होगा। देखा, enthalpy of combustion, enthalpy of combustion of diamond, enthalpy of combustion of diamond and graphite are enthalpy of combustion of diamond, enthalpy of combustion, enthalpy of combustion, enthalpy of combustion of diamond and graphite, diamond and graphite are minus 395.4 kilojoule and minus 393.4 kilojoule respectively. Enthalpy of combustion of diamond and graphite are minus 395.4 kilojoule and minus 393.4 kilojoule respectively. Then calculate enthalpy of transition, 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 then calculate enthalpy of transition of diamond to graphite, of diamond to graphite, of diamond to graphite, of diamond to graphite, of diamond to ग्रेफाइट। कोई इक्वेशन वगैरह नहीं देगी, सारी इक्वेशन आपको ही बनाना है। हिंदी में लिखे, हीरा एवं ग्रेफाइट के दहन की एंथैल्पी, हीरा एवं ग्रेफाइट, हीरा एवं ग्रेफाइट, हीरा एवं ग्रेफाइट, हीरा एवं ग्रेफाइट के दहन की एंथैल्पी, हीरा एवं ग्रेफाइट दहन की एंथैल्पी, हीरा एवं ग्रेफाइट दहन की एंथैल्पी, हीरा एवं ग्रेफाइट दहन की एंथैल्पी माइनस 395.4, हीरा एवं ग्रेफाइट के दहन की एंथैल्पी क्रमशः माइनस 395.4 किलोजूल एवं माइनस 393.4 किलोजूल है। हीरा एवं ग्रेफाइट के दहन की एंथैल्पी क्रमशः ये दोनों माइनस 395.4 किलोजूल एवं माइनस 393.4 किलोजूल है, किलोजूल है, किलोजूल है। हीरे से ग्रेफाइट में संक्रमण, हीरे से ग्रेफाइट, हीरे से ग्रेफाइट में संक्रमण की एंथैल्पी ज्ञात करो, हीरे से ग्रेफाइट में संक्रमण की एंथैल्पी ज्ञात करो, हीरे से ग्रेफाइट में संक्रमण की एंथैल्पी ज्ञात करो। अब क्या कहा है, पहले जो उसने कहा है वो इक्वेशन बना ले। वो कह रहा है कि डायमंड का हम बर्न करना है, डायमंड को, और ग्रेफाइट को बर्न करना है। तो जो चेंज इन एंथैल्पी है वो ये है, ये डायमंड के लिए है, ये। अब डायमंड की बात करूं या ग्रेफाइट की बात करूं, तो डायमंड की बात करें या ग्रेफाइट, केमिकली दोनों क्या है, कार्बन है ना। तो दोनों को हम कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्बन, चाहे तो इतना लिख सकते हैं बस
कार्बन डायमंड कंबंशन का मतलब क्या है, एक्शन विथ एयर, O2 क्या बन जाएगा, CO2। इसमें चेंज इन एंथैल्पी कितनी है, -395.4 किलो जूल। ये दिया नहीं था, ये हमने ही बनाया, उसमें बस स्टेटमेंट जो था वो दिया। दूसरा क्या कह रहा था, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन है, ग्रेफाइट ये भी कार्बन है। फिर कंबंशन मतलब क्या, O2 क्या बनेगा, CO2। डेल्टा H इक्वल टू -393.4 किलो जूल, ये था। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब तीसरा जो आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द हीट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट। डायमंड टू ग्रेफाइट मतलब वो कह रहा है कि कार्बन जो था वो किससे, डायमंड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्रेफाइट में जो था वो कन्वर्ट हो रहा है ग्रेफाइट में। इसमें आपको चेंज इन एंथैल्पी जो था वो पता करना, यही था। कर ले, क्या करेंगे, ये इक्वेशन आ चाहिए, बनाई हमने, ये क्वेश्चन में नहीं दी गई थी, ये हमने ही बनाई है, लेकिन क्वेश्चन इक्वेशन जनरेट कर दिया। अब क्या करना है वो सोचो, क्या करना पड़ेगा। हमें एक तरफ डायमंड चाहिए, दूसरी तरफ क्या चाहिए, ग्रेफाइट। इन इक्वेशन की हेल्प लेना है। क्या करें, इस इक्वेशन में क्या करें कि एक तरफ डायमंड बच जाए और दूसरी तरफ क्या बच जाए, ग्रेफाइट। तो क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर दें, माइनस कर दें। बस यही करना, आंसर आ जाएगा। क्या माइनस तो करना चाहिए, 2 आ रहा होगा। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को जो था वो क्या कर दिया, -C डायमंड प्लस O2 CO2 डेल्टा H -395.4 किलो जूल। सेकंड को माइनस कर दें, C ग्रेफाइट -393.4 किलो जूल। माइनस किया है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये O2 से कैंसिल आउट, ये CO2 C क्या बचा, C डायमंड, और क्या बचा, ये माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, C ग्रेफाइट। डेल्टा H प्लस माइनस 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 2.0 किलो जूल। करें फिर, तो ये था। इस तरह का कोई भी उसमें अलग अलग कर पूछा जा सकता है। पैटर्न जो था वो बताया कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन में डाटा या इक्वेशन जो था वो चेंज हो जाएगी, वो क्या देगा इक्वेशन, उससे जो था वो बेसिक इक्वेशन जो था वो डिसाइड होगी। वो आपको जो था वो आना चाहिए, जो पहले बता चुका कि अलग अलग का जो हीट ऑफ रिएक्शंस हैं उनके डिफरेंट मीनिंग जो है वो क्या है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग, हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता। हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता। कोई भी सिस्टम, किसी की भी बात की जाए, मान लीजिए ये रूम की अगर बात करते हैं तो थर्मोडायनामिक रूम हमारे हीट कैपेसिटी का मतलब बता रहा हूँ, चाहे तो ब्रैकेट में लिख रहे हैं सी से डिनोट करते हैं हिंदी में ऊष्माधारिता। ठीक है, हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता किससे डिनोट कर रहा है, सी से।
किसी भी सिस्टम की बात की जाए, किसी भी सिस्टम, मान लीजिए इस रूम की बात करूं या फिर इस मार्कर की जो था वो बात करूं, इनिशियली सबसे पहले उसका टेम्परेचर जो था वो कैलकुलेट या फाइंड आउट कर लें, हम उसका ताप जो था वो पता कर लें, जो भी इसका ताप है। अभी थोड़ी देर के लिए मानकर चलते हैं कि इस मार्कर का टेम्परेचर जो था वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बस 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जितना भी उसका टेम्परेचर आपने मेजर किया, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, कितनी ऊष्मा की, कितने ताप की आवश्यकता होगी, वो जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, वो आवश्यक ताप जो है, वो आवश्यक ऊष्मा जो है, उसी को कहा जाता है ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए, उसकी 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, उसको क्या कहा गया, हीट कैपेसिटी। दो तरह से मेजर किया जाता है साइंस में, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर, स्थिर आयतन पर, और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पर। तो एक स्थिर ताप पर और दूसरा स्थिर आयतन पर लिखेगा। पहले डेफिनेशन, फिर इसी की हेल्प से एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो था वो पता की जाती है, जो आपसे एस्टेब्लिश करने पर आ जाएगा या प्रूव करने पर आ जाएगा। हीट कैपेसिटी में लिखना, हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ, हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी इज द, हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ heat capacity is the amount of heat, देखा, heat capacity is the amount of heat, is the amount of heat required to rise the, required to rise one degree, rise temperature, required to rise temperature, rise, देखा, heat capacity is the amount of heat required to rise temperature by 1 degree centigrade, by 1 degree centigrade, by 1 degree centigrade of system, by 1 degree centigrade of system, by 1 degree centigrade of system। किसी तंत्र के ताप में, किसी तंत्र के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी तंत्र के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी तंत्र के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर, किसी तंत्र के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर, किसी तंत्र के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर, या वृद्धि करने के लिए, वृद्धि करने के लिए आवश्यक, वृद्धि करने के लिए आवश्यक, आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक ऊष्मा या ताप को, आवश्यक ऊष्मा या ताप को ऊष्माधारिता कहा जाता है। आवश्यक ऊष्मा या ताप को ऊष्माधारिता कहा जाता है। आवश्यक ऊष्मा या ताप को ऊष्माधारिता कहा जाता है। मैंने कहा कितने तरह से मेजर करते हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। अगर मान लीजिए हम हीट कैपेसिटी की बात करें, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको कहा सी। हीट कैपेसिटी को किस पर बात कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डोंट कर दूंगा वी, ये होगा CV। इसका इक्वेशन होती है डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। इसको मान ली इक्वेशन फर्स्ट, स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता। इसी तरह सेकंड होता है स्थिर ताप पर ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या हो जाएगा, C P डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। ये था, पहले इतना लिखें फिर आगे बात करता हूं। देखा, अब एक रिलेशन जिससे सारे कैलकुलेशन किए जाते हैं, आपको मालूम है डेल्टा H और डेल्टा E के बीच में क्या रिलेशन है, बता चुका पिछली क्लास में या उससे पहले बताया होगा। क्या बताया था, डेल्टा H और E की जगह U भी हो सकता है, बुक में E की जगह क्या दिख सकता है, U। तो क्या बताया था, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT, यही पढ़ा था आपने। ये था एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच में रिलेशन, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT। फिर एक गैस इक्वेशन पढ़ी थी आपने, गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, आदर्श गैस समीकरण। क्या पढ़ा था, PV इक्वल टू nRT, ये था PV इक्वल टू nRT। अब मान लीजिए
1 मोल n जो है उसके लिए किसके लिए माने 1 मोल गैस के लिए फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस 1 मोल आदर्श गैस के लिए n कितना हो जाएगा 1 pv इक्वल टू RT। ये हो गया 1 मोल, n क्या था नंबर ऑफ मोल्स, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो pv इक्वल टू क्या हो गया ये p जो RT है उस RT की वैल्यू जो था वो किसमें पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड समीकरण 3 से क्या था डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E, ये डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E, ये 1 RT की जगह क्या लिख सकता हूं PV लिखा जा सकता है PV, तो RT की जगह क्या लिख दिया PV डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस PV। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते डेल्टा E की वैल्यू तो क्या था CV डेल्टा T, यहाँ से अगर आप डेल्टा H की वैल्यू कैलकुलेट करते तो क्या था CV डेल्टा T, तो ये था डेल्टा H की जगह क्या लिख सकता हूँ CV डेल्टा T, इसकी जगह CV डेल्टा T प्लस PV, या PV की जगह RT था तो वैसे लिखा रहने देते RT डेल्टा के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो वही लिख मत करो चेंज, n की वैल्यू 1 कर ली थी बस यहाँ पर, तो मैं क्या लिख सकता था R डेल्टा T, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज, तो यहाँ पर भी क्या लिखा रहता R, ये आसान हो जाएगा, सब में T है तो फिर बेमतलब बढ़ता, समझ में आया। यहाँ तो क्या हटाना था बस मुझे केवल n, तो मैंने उसमें n की जगह 1 मोल ले लिया, यहाँ पर R था, जब n यहाँ चेंजेस का साइन था मैंने n क्या लिया 1, तो अब ये डेल्टा किसके लिए बचा R और T, R क्या है कांस्टेंट, तो वो चेंज नहीं होगा तो केवल क्या होगा T, इसलिए मैंने डेल्टा जो था वो किसमें लगा दिया T के अंदर लगा दिया। ये था, इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, सब में T कॉमन है, डिवाइड कर सकते हैं T से, तो क्या हो जाएगा CP इक्वल टू CV प्लस R या CP माइनस CV इक्वल टू R। तो आपसे एग्जाम में कहता प्रूव दैट CP माइनस CV इक्वल टू R, तो तब भी आप हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन से लेके यहाँ तक सॉल्व जो था वो करेंगे। ये था, आप चाहें तो अगर समझ में ना आए यहाँ पर तो प्रॉपर लिख भी सकते हैं, अना डिवाइडेड इक्वेशन जो भी नंबर दे रहे हैं या डिवाइडेड बाई डेल्टा T, समीकरण को डेल्टा T से भाग देने पर, जरूरत नहीं है, कॉमन है सब। इसको मेयर ने स्टेब्लिश किया था, तो इस इक्वेशन को, इस रिलेशनशिप को मेयर इक्वेशन भी जो था वो कह सकते हैं, लिख लें फिर लिखा। लास्ट में जहां इक्वेशन आई लिख सकते हैं, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड मेयर इक्वेशन, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड मेयर इक्वेशन, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड मेयर इक्वेशन। ये फिनिश। नेक्स्ट क्लास से जिस टॉपिक, नए टॉपिक पर बात करूंगा, कोई भी नया टॉपिक जो था वो स्टार्ट करेंगे, वैसे फिजिकल में इक्विलिब्रियम बचा हुआ है शायद, उसी पर जो था वो स्टार्ट करूंगा या देख लूंगा जो भी था, है ना। तो नया टॉपिक जो था वो स्टार्ट करेंगे। आपसे मैंने कहा था कि 12th के रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट जो था वो स्टार्ट है, जो 12th न्यू सेशन नेक्स्ट सेशन के लिए 22-23 के लिए जो था वो स्टार्ट है। बेच का जो जो बेच का शेड्यूल रहता है वो फिक्स रहता है हमेशा। मैंने आपसे कहा था कि हिंदी मीडियम जैसा भी मिक्स्ड बेच लगता है, ये मिक्स्ड बेच नहीं होता। एक हिंदी मीडियम सुबह लगता है मॉर्निंग में 6 to 7, अगर सेपरेट बेच चाहते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मीडियम का सेपरेट बेच रहता है 3 to 4, ये MWF में रहता है 12th का पूरा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6 to 7, एक 3 to 4
एक जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं इसमें 2 ऑप्शंस जो था वो रहते हैं। वैसे कहीं एक ही जगह कंडक्ट करता हूँ ये किसी भी बैच पर। इस सेशन में जो था अभी जैसे हर्षवर्धन में था इस साल, है ना, तो इस साल रोटेट कर जो था वो हमेशा एक सेपरेट बैच जो था वो रहता है सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का, है ना। तो अगर वो ऐसा करते हैं उसका फीस स्ट्रक्चर जो था वो डिफरेंट रहता है बिल्कुल, है ना। ऐसा कुछ नहीं रहता कि अलग है, एक प्रैक्टिस सेशन जो था वो अलग रहता है सीबीएसई बोर्ड का बच्चों के लिए। बाकी पढ़ाता मैं ही हूँ, सारा कुछ हम ले रहे हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस सेशन जो रहता है सीबीएसई बोर्ड के बच्चे का थोड़ा सा क्वेश्चन से जो एक नेचर अलग आता है ना। मटेरियल यही रहता है लेकिन जो एक क्वेश्चन का नेचर अलग हो जाता है कई बार, है ना, उस पे जो था बस उसमें अलग से प्रैक्टिस जो था वो कराई जाती है। बाकी कुछ नहीं, अगर वो खुद आप करते हैं उतना तो मुझे लगता है अननेसेसरी वो फीस पे करने का कोई मतलब नहीं रहता। जैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो एक सेम वो आप लोगों के लिए रहता है कि सीबीएसई बोर्ड का बेच जो था वो अलग है, वो ऐसा कुछ भी नहीं रहता। अगर आप प्रैक्टिस खुद करते हैं तो कुछ भी ऐसा बेमतलब पैसा जो था वो आपको पे नहीं करना चाहिए। ये मैं खुद पर्सनली जो था वो बोल रहा हूँ आपसे। लेकिन ये कई बार मैं कहूँ आपसे, अभी कह रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जब कोई अननोन पर्सन आता है तो उसको लगता है कि ये चीज अलग होती है। एनसीईआरटी बोर्ड है, एनसीईआरटी पैटर्न जो था वो पढ़ा जाता है तो कुछ भी अलग नहीं होता है। हाँ, क्वेश्चन का आपको पढ़ने की अप्रोच जो था वो तो आपका नेचर है कि आप कहाँ से कब तक पढ़ते हुए आ रहे हो, हालांकि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो तो आपको पढ़ने की एक स्टाइल अलग होगी। सीबीएसई बोर्ड कोई दूसरा बोर्ड होगा, उसके पढ़ने की अप्रोच अलग होगी, बच्चे की मटेरियल कभी अलग नहीं होता किसी भी उसका, तो वो है। तो एक सेपरेट बैच रहता है, उसके लिए एनरोल चाहे वो आपकी चॉइस है, उसके लिए आप एनरोल करना चाहें तो आप अलग जो था वो एनरोल कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर जो सेपरेट सीबीएसई बोर्ड रहता है उसका 8000 जो था वो रहता है सब्जेक्ट केमिस्ट्री का। बाकी जो केमिस्ट्री 11-12 का जो फीस रहता है वो सबका फिर एक जैसा रहता है, एक होता है 4 to 5। ये 3 बैच हैं, ये तो केवल हिंदी मीडियम के लिए, बाकी बैच सबके लिए ओपन रहते हैं 3 to 4, 4 to 5। इन बैचेस के लिए जो था वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फॉर्म लेने का मतलब अकेला ये नहीं है कि आपका एडमिशन जो था वो फिक्स है या आपके एडमिशन जो था वो एनरोल हो गया, वो फिक्स्ड जो है वो फॉर्म जमा करने पर, फीस के साथ ही जमा करने पर जो था वो एनरोल माना जाता है एडमिशन के। आप फॉर्म लिया और आपने ये मानकर चले कि हमारा एडमिशन जो था वो कंफर्म है, तो एडमिशन कंफर्म नहीं, क्योंकि आप शायद पता हो आपको कि हम प्रॉपर जितना होता है उतना एडमिशन दे नहीं पाते 12th के अंदर। तो एक फिक्स्ड नंबर रहता है, उसी नंबर पर 12th के अंदर जो था वो एडमिशन दे पाते हैं।